रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के अलावा वादों की बौछार भी तेज है। एक ओर जहां कांग्रेस चुनावी गारंटियां दे रही है, तो सत्ताधारी बीजेपी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। मामा शिवराज ने लाडली बहना योजना की राशि अक्टूबर से बढ़ाने के साथ ही सस्ता गैस सिलेंडर और बिजली बिल माफ करने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस की चुनावी गारंटियों में 3 सबसे जरूरी वचन 1500 रुपए महीने नारी सम्मान राशि, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का वादा है। तो वहीं बीजेपी ने इसके काउंटर में 3000 रुपए हर महीने लाडली बहना योजना की राशि, सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 रुपए में हर महीने बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, रोजगार के लिए 2% पर बैंक लोन और गरीब बहनों को फ्री में प्लॉट देने का भी ऐलान किया है। हालांकि बीजेपी इसे फ्री की रेवड़ी के बजाय जनता के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं बता रही है। जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए यदि सरकार को सहायता करनी है तो सरकार को सहायता करनी चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव के बीच में जाती है और इस बार का यह चुनाव भी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही स्थिर रहेगा। इधर बीजेपी ने आधी आबादी को सौगात दी तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कमलनाथ ने ट्वीट कर 11 गारंटियां याद दिलाई और सरकार बनने पर वादे पूरे करने की बात भी कही। देखिए, कांग्रेस ने तो वचन दिया है। कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, और 15 महीने की सरकार में उन्होंने पिछले 2018 के वचन पत्र में जो घोषणाएं करी थी उसका पालन किया था। अभी भी वो वचनबद्ध हैं और उन्होंने जो 11 घोषणाएं करी हैं जनता के हित में, वो पूरा करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। जाहिर है आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की चुनावी घोषणाओं का काट निकालकर जनता में पैठ बनाना चाहती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वादों की बोली लगाने में कौन कितना आगे निकलता है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या आधी आबादी को साधने बीजेपी कांग्रेस में चुनावी बोली लग रही है? सवाल नंबर 2, क्या वादों से दोनों पार्टियां चुनावी चक्रव्यूह तैयार करना चाहती हैं? सवाल नंबर 3, क्या महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर भी कंपटीशन देखने को मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वायदों का सावन। जी हां, एक पुरानी, बहुत पुरानी भी नहीं लेकिन बहुत नई भी नहीं, हिंदी फिल्म का गीत था कि तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो। तो अब थोड़ी तुकबंदी आप कर लीजिए यहाँ की, गीतों की जगह तुम्हें घोषणाओं से बिल्कुल भरपूर कर दूंगा, चुनाव तो आने दो। निश्चित तौर पर चुनाव, 5 साला जो चुनाव हैं हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार, इसको इस हल्के रूप में भी नहीं देखना चाहिए कि जनता के हित चिंतन से जुड़ी क्या घोषणाएं इस दौरान होती हैं। बहुत सारे पेंडिंग मसले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनमें कई बार बजट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो जिसमें ब्यूरोक्रेसी मंत्रालय में बैठकर नाक बहुत सिकोड़ती है कि सर करना बहुत मुश्किल है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। नहीं, बजट ही नहीं है सर, कहाँ से बजटरी एलोकेशंस कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये तमाम चीज़ें जब चुनाव आता है तो सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि भैया लाइन क्लियर रखो, चलने दो सब कुछ। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग समाज के और ऐसे लोग भी जिनको आप कहते हैं कि वो क्लास हैं, मास नहीं है, उनके लिए भी घोषणाएं हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है मास को, यानी आम आदमी को। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ख़जाना हम सबका है और इस ख़जाने की सेहत भी अच्छी रहे, ये भी राजनीतिक दलों की एक जिम्मेदारी है। लेकिन इस समय चुनाव का ये सावन जम कर बरस रहा है,
झूम कर बरस रहा है। चाहे इधर नज़र डालें बीजेपी पर, चाहे उधर नज़र डालें कांग्रेस पर, कोई पीछे नहीं हिचक रहा है, अटक रहा है। सब लगे हैं कि साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, नमस्कार। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम राजनीतिक मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं जी। चिंता होने लगी शरद जी की, झड़ियाँ तो लगी हुई दोनों तरफ से। वो कह रहे हैं हम अपने 11 वचन लेकर आएंगे, आप दिए जा रहे हैं लगातार। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सबकी ज़रूरत क्या पड़ रही। तो मुझे लगता है दोनों तरफ बेचैनी है 2023 की, और जिसको हम बार बार कहते रहे हैं कि इसे तकरार कहें, बेचैनी कहें, और उसके वजह से ये सब दिखाई दे रहा। पिछली बार 2018 में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उतना अच्छा नहीं था जितना 2013 में था, और इसीलिए बीजेपी भी ये समझ रही, और दूसरा इस वर्ग को साधने के साथ ही 2023 को फतेह करना चाहती। इसीलिए सावन को आने दो, लेकिन अब सावन तो आ ही गया, अब तो बरसना भी शुरू हो गया है। पानी जरूर नहीं बरसा, लोग परेशान हैं। आने वाले दिनों में ये भी चिंता बढ़ रही है कि यदि ये हाल रहे तो कृषि के क्षेत्र का जो रकबा, जिसे लेकर हम आज अपनी कालर ऊंची कर कर चलते हैं कि सबसे अच्छा पैदावारी मध्य प्रदेश में है, सबसे ऊपर मध्य प्रदेश है, तो आने वाले दिनों में ये भी चिंता बढ़ाएगा। क्योंकि आप बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही, कांग्रेस भी कर रहे हैं। डैमों में पानी उतना है नहीं जितना होना चाहिए। किसी की भी सरकार आ जाए तो फिर आप व्यवस्थाएं कहाँ से करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर सवाल भी उठेंगे, और एक वर्ग ये विचार भी कर रहा है। पर आने वाला चुनाव मुझे लगता है कोई किसी से कम नहीं है, ना वो कम करना चाहते ना ये कम करना चाहते। चिंता का विषय यही कि आने वाले दिनों में होगा क्या। जितेंद्र जी, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जैसे स्कोर देखा जा रहा है, आईपीएल में जैसे हम देखते थे कितने बना लिए, जिस टीम से भिड़ने वाले हैं उसके स्कोर पे निगाह रहती थी। का गुरु कौन सी घोषणा है, क्या 1250 वाली, अरे 1500 पे जाओ, चलो घोषणा करो, डिक्लेयर करो। मतलब वही कंपटीशन चल रहा है कि इधर से मामला शुरू नहीं होता, उधर से वचन आ जाते हैं, गारंटी आ जाती है, योजनाओं की राशि बढ़ाने की बात की जाती है, बिजली बिल माफ हाफ, उससे भी आगे निकलने की बात की जाती है। कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला? शरद जी, सबसे पहले चीज़ तो मनोज जी ने बहुत अच्छी बात की कि पिछले चुनाव में सरकार को महिलाओं के वोटों के प्रतिशत में कुछ कमी आई थी, इसलिए सारी कवायद हो रही है। निश्चित तौर पर हम विपक्ष में हैं, हम अपना एक एजेंडा ला रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम जनता को ये बता सकें कि क्या क्या दिया जा सकता है। लेकिन 18 सालों की 18.5 सालों की सरकार अगर हमारा पीछा कर रही है, जिसकी हम घोषणा कर रहे हैं उसकी घोषणा वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संकट में है सरकार, और नहीं तो इनको विकास की बात करना चाहिए था। आज समय यह है कि आप ये बताते कि मध्य प्रदेश कैसे समृद्ध कर दिया आपने, मध्य प्रदेश कैसे पंख लग गए उसको, लेकिन आज आप उन चीज़ों पर आ गए हैं जिससे वोट कबाड़ने की कवायद कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोगों को ये शोभा नहीं देता। आप विकास पे जवाब दीजिए। आज हमने जो घोषणाएं की है शरद जी, 11 की 11 घोषणाएं, उनमें आप देखेंगे कि कहीं भी कोई ऐसी घोषणा नहीं है जिसे हम पूरा ना कर सकें। आज अगर 50% कमीशन जो मध्य प्रदेश में एक आम भाषा में चलन में आ गया है, अगर सिर्फ उसको रोक देंगे आप, तो हमारे 11 के 11 वचन पूरे हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से आज आपने देखा, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर दूंगा, इस तरीके की जो घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, 450 रुपये में सिलेंडर 18 सालों में नहीं दे सकते थे आप। आज आपको याद आ गई, क्यों? क्योंकि आपका धरातल कहीं ना कहीं सरकने लगा है। आज आपको लाडली बहना की याद आ गई। आज आपको वो सब चीज़ें करना है जो आप 18.5 सालों में नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर सवाल ये उठता है कि 3.5 लाख करोड़ का कर्ज अगर मध्य प्रदेश ने लिया है तो उस पर हुआ गया विकास बताना चाहिए। लेकिन सरकार पीछे, सरकार विकास की कोई बात नहीं कर रही। आज क्यों आबड़ ताबड़ में इस तरह की घोषणा करना पड़ रही है? 2020 की सब्सिडी नहीं दे पाए आप, आज आप कह रहे हैं 450 में सिलेंडर दे देंगे। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में कौन सा सिलेंडर दे देंगे? देखिए, सवाल शरद जी सिर्फ मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता का है। उन्हें मालूम है कि जैसे 15 लाख खाते में आने थे वो नहीं आए, वैसे ही 2 दिन बाद ये सिलेंडर की पोजीशन हो जाएगी। सावन के महीने में 450 में सिलेंडर देने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और सेक्रेटरिएट में कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई फाइल नहीं है, कहीं कोई इनका मंतव्य समझ में नहीं आ रहा है। तो केवल झूठी घोषणाएं,
जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था, इसी तरह की इस बार भी, क्योंकि सरकार फंसी हुई है, सरकार हिमाचल से डरी हुई है, सरकार का कर्नाटक में कोई भी पैतरा सफल नहीं हुआ। विकास पे हमने चुनाव को केंद्रित रखा शरद जी, और तब इनके पास जवाब नहीं था, इसलिए इनको ये लगा मध्य प्रदेश में भी विकास को लेकर सवाल ना पूछे जाए, इसलिए इस तरह की चीजें सामने आई। नरेंद्र जी, आपने सुने वो सवाल, घोषणाएं पूरी कैसे होंगी? ये भी आरोप है कांग्रेस का कि घोषणा सिर्फ घोषणा है, सारा आपको सिलसिलेवार तर्क सहित जवाब देना है। जी 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 बिल्कुल शरद जी, मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था मिश्रा जी को, और मेरे को लगता है ऐसा कि शायद मिश्रा जी भूल रहे हैं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश की क्या हालत थी और आज मध्य प्रदेश कितना विकसित और विकासशील राज्य के रूप में पूरे देश में जाना जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। ये मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर पहले 2003 में कुल 60,000 किलोमीटर की सड़क का नेटवर्क था, और आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़कों का जाल मध्य प्रदेश के अंदर बिछ गया। पहले मध्य प्रदेश में कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढे हैं, समझ में नहीं आता था, गड्ढे ही गड्ढे थे। लोगों को बॉर्डर पे पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया है। सड़कों की इतनी दुर्दशा थी, आज मध्य प्रदेश के अंदर इतनी सुंदर सड़कें बनी हुई हैं। ये मध्य प्रदेश का विकास है। मध्य प्रदेश के अंदर कुल 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, आज 25,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पहले मेरे को अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, हमारे कांग्रेस के साथी मित्र को भी याद होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर भी इन्वर्टर लगाकर काम चलाना पड़ता था। लाइट राजधानी में नहीं रहती थी, गांव में तो फिर पूछिए मत। लेकिन आज गांव में भी 24 घंटे घरों में बिजली मिल रही है, 10 घंटे खेतों में बिजली मिल रही है। ये माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने करके दिखलाया। पहले मध्य प्रदेश के अंदर केवल 219 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन होता था, आज 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। पहले केवल 199 लाख हेक्टेयर में बुआई होती थी, आज लगभग 300 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश के अंदर बुआई हो रही है। तीसरी फसल पहले कभी होती नहीं थी, आज मध्य प्रदेश के अंदर किसान लोग तीसरी फसल ले रहा है। ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, और ये वो अभी मौजूदा घोषणाओं की भी बात कर रहे थे नरेंद्र जी, वो मौजूदा घोषणाओं की भी बात कर रहे थे, इन पर अमल को लेकर कांग्रेस को संदेह है। बिल्कुल, देखिए शरद जी, जिस तरह से इन्होंने पिछले चुनाव में 972 वचन देने का काम किया था, और सरकार आने के बाद में उनको किसी को पूरा किया नहीं। इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कह रहे थे 1 2 3 4 10 गिनना, या तो 10 दिन के अंदर कर्ज माफी हो जाएगी या मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना कर्ज माफी हुई, ना मुख्यमंत्री बदले गए। तो इस तरह के जो वचन इन्होंने पहले झूठे वादे करके मध्य प्रदेश के जनता का वोट हासिल किया था, अब दोबारा ये गलती मध्य प्रदेश की जनता नहीं करने वाली। अब ये कितने ही वादे दे दें, कितनी गारंटियां ले लें, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए यदि कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। और केवल आज चुनाव आ गया इसलिए हम लोग वादे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना हमारी कब से चल रही है, तीर्थ दर्शन योजना हमारी निरंतर चल रही है, मेधावी विद्यार्थी योजना हमारी निरंतर चल रही है, संबल योजना हमारी निरंतर चल रही है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए निरंतर चल रही हैं और निरंतर आ रही हैं। और जो अभी मिश्रा जी बोल रहे थे हम इनके पीछे, अरे भैया हम आपके पीछे नहीं जा रहे, आप हमारे पीछे आ रहे हो और हमारे पीछे लगे हो। सबसे पहले लाडली बहना योजना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उसके बाद आप उसकी नकल करके झूठे फॉर्म भरवाने लगे। अरे ना सूत ना कपास, और आप फॉर्म भरवा रहे, किस बात के फॉर्म भरवा रहे भाई? क्यों जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करना चाहते हो? जब सरकार थी तब कुछ किया नहीं, आज विपक्ष में है तो नकली और झूठे फॉर्म भरवाने का स्वाद रच रहा है। लौटता हूँ, तेज राउंड और लौटेंगे हम। मनोज, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां इस बार जो पसीना बहा रही हैं जनता के मन तक पहुंचने के लिए, तो उसमें अपनी पॉलिसी की झलक तो वो सामने रख ही रही हैं, लेकिन घोषणाओं का सावन भी झूम कर और टूट कर बरस रहा है। ठीक बात है, जैसा हमने पहले भी कहा कि जनता के हित में जो भी अच्छा हो उसमें कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब चुनाव जिस लेवल पे जा रहा है वो है प्रत्याशी का लेवल, क्योंकि ये सारी मेहनत तब धरी की धरी रह जाती है जब आप देखते हैं कि चेहरा अपीलिंग नहीं होता है। जिस विधायक के
लिए आप वोट करने के लिए जाने वाले हों, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो। ठीक है, दोनों के सेना नायक पार्टियों के बहुत ही काबिल हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी, और बीजेपी के साथ तो प्रधानमंत्री का भी चेहरा है, डबल इंजन की बात है। किस तरह से आप देखते हैं कि अब प्रत्याशी चयन, दूसरी सूची का इंतज़ार है बीजेपी की, कांग्रेस की 5 और 10 सितंबर के बीच में आ सकती है। कमलनाथ कहते हैं हम तो बढ़िया कैंडिडेट चुन चुके हैं, जिन्हें काम करना है उनको कह दिया गया है। अब इस लड़ाई के लेवल को आप कैसे देखते हैं? घोषणाओं के साथ अच्छा चेहरा कितना ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है, और जिसने बेहतर चेहरा दे दिया वो अपना रिजल्ट ठीक कर लेगा, परिणाम ठीक कर लेगा। और इसीलिए दोनों दलों के अंदर इस बात को लेकर भी चिंता है शरद जी। 39 सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं तो उसके पीछे वजह यही है। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन संगठन भी उस तरफ आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए, चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी 3-3 बड़े नेता संभाल रहे हैं, मध्य प्रदेश में आकर बैठे हुए, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, भूपेंद्र यादव है, या फिर अश्विनी वैष्णव है, और भी आते रहते हैं नेता। आज भी शिवप्रकाश जी, एक बड़ी प्रबंधन की बैठक इस वक्त भी चल रही जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये समझ आ रहा है कि बीजेपी इस बात को समझ रही है। आने वाले दिनों में जो अगली सूची करीब 46 लोगों की आने वाली, जो मेरे पास खबरें हैं, तो उस सूची में बहुत कुछ नयापन भी आपको दिखने वाला है। जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और यही कांग्रेस के भीतर जैसे ही 39 सीटें घोषित हुई है, तो उस तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां जो प्रत्याशी पहले कह दिए गए थे उन पर पुनः सर्वे कराया गया, और ये देखा जा रहा है कि इनके साथ वो फिट बैठ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पिछली बार इन सीटों में, अधिकांश सीटों पर कांग्रेस जीतकर चुनाव आई थी। तो उस तरफ भी दोनों दल काम कर रहे हैं, और सबसे बेहतर वही होगा कि जिसने अपने प्रत्याशी बहुत अच्छे दे दिए वो चुनाव की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब विश्वास तो दोनों पर है। यदि ये आए तो ये 1500 में दे देंगे, या वो आए तो फिर 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, ये है तो ये दे ही रहे हैं। तो लेन देन की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है। मतदाताओं के दोनों हाथ में लड्डू है जी, इधर भी लड्डू है उधर भी लड्डू है। बोले जे आए वो आए, दोनों ही दोनों, तो कह रहे सिलेंडर सस्ता देंगे, तो कछु होने का है। अब ये बताइए जितेंद्र जी कि इसके साथ सोने पे सुहागा तब होगा जब आपका प्रत्याशी भी झूम कर मुस्कुराने वाला होगा। यानी किसको मुस्कुराने के लिए बिल्कुल दिल से मजबूर करेगा? जो मतदाता है। तो आपकी ये तैयारी, बीजेपी ने जो 39 नाम दिए हैं उनकी बड़ी चर्चा अब तक रही है कि बड़े माकूल नाम हैं, बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी है कि आपने पहले मौका दे दिया है, जुट भी गए हैं 39 लोग अपने अपने क्षेत्र में। भले ही आप चुनाव आयोग में शिकायत करें या जहां भी जाएं, लेकिन अर्ली पढ़ाई करने का फ़ायदा विद्यार्थी जीवन से हम लोग समझते आ रहे हैं। हालांकि आप भी पीछे नहीं रहेंगे, मुझे लगता है 10-15 दिन का अंतर होगा, आपकी सूची भी आने ही वाली है। तो बेहतर प्रत्याशी के साथ आप भी डटने वाले हैं मैदान में। निश्चित तौर पर शरद जी, आज आप ये देखिए, निश्चित चेहरे का बहुत बड़ा महत्व होता है जी। और आज जिस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर मैं फिर वही बात कहूंगा कि इस चेहरे में आकर्षण नहीं बचा है। एंटी इनकम्बेंसी को जिस तरीके से आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घबराहट है। आप ये बताइए कि आज अभी उन्होंने कहा कि साहब इतनी सिंचाई के साधन किए गए, इतनी सड़कें बनाई गई। आप ये देखिए, 33,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर होता था, आज 3.5 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर है। आज बिजली में आपने अगर एक भी पावर प्रोजेक्ट उस 2003 के बाद शुरू किया हो तो आप बता दीजिए कि साहब हमने ये इकाइयां स्थापित की हैं। कहीं कोई विकास बिजली के नाम पर नहीं हुआ, उल्टा मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ी रकम रिलायंस के खाते में चली गई बिना बिजली लिए। तो मेरा ये कहना है, आप मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर विचार कीजिए कि मेरे पास ये वो पेपर है जिसमें 2018 में और 2008 में पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा ये मुख्यमंत्री कर रहे थे। आप ये देखिए, हनुमान लोक की बात 2016 में शिवराज जी ने 22 करोड़ की लागत से हनुमान लोक बनाने की बात की थी। अब कौन विश्वास करेगा जब आप हर चुनाव में पांडुरना को जिला बनाते, हर चुनाव में छिंदवाड़ा में हनुमान लोक बनाने की बात करते। आप ये देखिए कि आज स्मार्ट सिटी, कौन सी स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में, जहां जाते थे वहां स्मार्ट सिटी की घोषणा करते थे। एक भी स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में आपको दिख रही हो तो बताइए। यह है संकट, आपकी घोषणाओं पर जनता विश्वास करने को तैयार नहीं है। पिछली बात की हमने कौन सी गलत घोषणाएं की, आपने हम पे आरोप लगाया कि एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। हमने किसान कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन आप देखिए आपका मंत्री सदन में खड़े होकर कहता है
किस कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। हमने 1000 गौशाला का वादा किया था, आप देखिए मौके पर गौशालाएं दिखेंगी आपको। हमने महाकाल के नाम पर राजनीति नहीं की, लेकिन 350 करोड़ रुपए का बजट अगर महाकाल के जीर्णोद्धार का दिया तो निश्चित तौर पर पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ने की दिशा में काम होगा। राम वन गमन, राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, लेकिन राम वन गमन पथ एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है प्रदेश के लिए, इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। स्थापित होगा। इसलिए हमने काम किया, हमने कोई भी झूठे वचन देने की बात नहीं की। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार घोषणाओं पर उतर आई है, इससे समझ में आता है कि जब आप 18.5 सालों में काम नहीं कर सके तो आज आप क्या करेंगे। रहा सवाल, अभी मनोज जी ने भी स्पष्ट किया कि हाँ, चलिए मैं जवाब देता हूं, में सूची तो भारतीय जनता पार्टी ले आई है, लेकिन उनको बदलने पे काम हो रहा है। आपको जी बढ़ा दी नरेंद्र जी। बिल्कुल शरद जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र मिश्रा जी ने उल्लेख किया, कर्ज किया, तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार 2003 में थी तो मध्य प्रदेश के जो कर्ज था उस समय राजस्व का 23% पैसा ब्याज में चला जाता था। इनका कुल 23,000 करोड़ का बजट था। आज मध्य प्रदेश का बजट 3,14,000 करोड़ का बजट है, और जो कर्ज है उसका मैं केवल राजस्व का 8% ब्याज में जाता है। तो यदि अनुपात में हम देखेंगे, तुलनात्मक हम देखेंगे, तो आज मध्य प्रदेश सरकार पर बजट की तुलना में, राजस्व की तुलना में बहुत कम कर्ज है। इनकी सरकार में कई गुना कर्ज था। दूसरी बात, यदि हम कर्ज ले रहे हैं तो जनता के कल्याण के लिए ले रहे हैं, जनता की विकास के लिए ले रहे हैं, और उसका विकास के लिए खर्च कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए खर्च कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई हर्ज होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि चुनाव आ गया इसलिए, भैया चुनाव आ गया इसलिए नहीं, हम लगातार 18 साल से इस प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता की जो हमने सेवा की है उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जनता हम पर बार बार भरोसा कर रही है, बार बार हमको चुन रही है। बार बार यदि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है तो उसका एकमात्र कारण है कि हम जन कल्याण के कार्यक्रम चला रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी बिजली का उन्होंने बोल रहे हैं, कैसे भैया आपके सरकार में केवल 5,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होती थी, आज 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। हमें दिख रहा है इतने चमचमाते स्टूडियो में, पूरी चमचमाती राजधानी में, गांव-गांव में बिजली चल रही है। ये इसका उदाहरण है, प्रमाण है। तो मैं समझता हूं कि मिश्रा जी को आंखें खोलनी चाहिए। जनता मध्य प्रदेश की अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस केवल झूठ और झूठ और झूठ की राजनीति करना चाहती है। आप दोनों पे एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है, दोनों पार्टियों में, भले ही आप में से कोई एक पक्ष में रहे, एक विपक्ष में रहे, हमारे लिए दोनों शुभकामनाएं हैं दोनों को। लेकिन ये तो लोकतंत्र का नियम है कि एक सत्ता में रहेगा, एक विपक्ष में रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश चमचमाता तो रहे ही जो यथास्थिति है, लेकिन आगे और बेहतर हो, ये भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये इससे चूकना ना बीजेपी को है ना कांग्रेस को है। मनोज, ये भी एक बड़ी अहम बात है कि इस चुनाव में हमने ये भी देखा कि निश्चित तौर पर बिजली को लेकर मध्य प्रदेश आज देश के सरप्लस स्टेट में कह सकते हैं हम कि उस क्लब में शामिल हो गया। और ये ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने खासतौर से आपकी हमारी पीढ़ी ने वो समय भी देखा है कि जब शहरों में भी 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की कटौतियाँ होती थी, और मध्य प्रदेश में बिजली के संकट की स्थिति भी हमने देखी है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आज सड़कों की स्थिति भी बेहतर है, और निश्चित तौर पर इसमें हम कहेंगे कि न सिर्फ सत्ताधारी दल की भूमिका महत्वपूर्ण है, बल्कि विपक्ष ने भी अपनी भूमिका का निर्वाह जिस तरह किया वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे ये राह कठिन ना हो, क्योंकि घोषणाएं कई बार चिंता में भी डालती हैं कि ऐसा ना हो कि फिर सड़कों के मेंटेनेंस के इश्यूज़ हों, तमाम बातें हों, तो चीज़ें बेहतर चलें, ये भी दोनों पार्टियों को जहन में रख के आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है कांग्रेस को अपनी प्लानिंग पर भी थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, जैसा कमलनाथ जी ने कहा, ये बात सच है कि पहले से चर्चा थी कि कमलनाथ जी ऐसा कर सकते हैं, उसके दूसरे दिन वो आती, उससे पहले योजना शिवराज सरकार लेकर आ गई। तो हमें लगता है प्लानिंग क्या है, आपकी प्लानिंग बाहर तो नहीं आ रही। कांग्रेस के भीतर से आखिर वो कौन लोग हैं जो अपनी प्लानिंग को बाहर तक ले आते हैं और उस पर सरकार काम कर लेती है। तो मुझे लगता है दोनों को अपने कान खड़े करने की ज़रूरत है इस चुनाव में। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, तो वो उसका उदाहरण हमें देखने को मिला है कर्नाटका में। जैसी वहाँ से खबरें आ रही कि विकास के नाम पर, ये जैसा जितेंद्र जी कह रहे थे कि विकास के नाम पर हमने चुनाव लड़ा,
लेकिन वहाँ क्या क्या फ्री देने की बात हुई थी वो सबको पता है। और वहाँ से फिर खबरें ऐसी भी आ रही कि अधिकारी कहते हैं कि साहब विकास का काम थोड़ा रोकना पड़ेगा। तो ये हर स्टेट में हो सकता है, जहाँ जहाँ आप फ्री बीज की बात करेंगे वहाँ चिंता बढ़ेगी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। और आने वाले दिनों में जो चमचमाती रोड या हम बिजली की बात कर रहे हैं जिसमें हम सरप्लस हैं, तो ये कहीं ऐसा ना हो। और मानसून बहुत इस बार धोखा दे रहा है शरद जी, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत मुझे लगता है दोनों को। आपकी भी भारी भरकम घोषणाएं हैं जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम भी शामिल है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बाद में बहुत भारी पड़ती हैं सरकार के ख़जाने पर भी और पार्टी पर भी। जैसा मनोज ने कहा कि कर्नाटक का एग्जाम्पल और हिमाचल में भी चुनौतियां रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल में भी वही स्थितियां बनी है। तो ये दोनों, और जहां जहां ऐसा होगा तो चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या कांग्रेस बीजेपी। फिर भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप मध्य प्रदेश के रेवेन्यू की स्ट्रीम पर भी आपकी निगाह होगी और आप कहीं ना कहीं ये भी देख रहे होंगे कि कैसे देश का ये हृदय प्रदेश अपनी ताकत को बढ़ाएगा, जैसी कि अपेक्षा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से एक छलांग की ज़रूरत है जब हम डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में खड़े होंगे। और ये जिम्मेदारी किसी एक दल की नहीं है, दो ही दल हैं, आप दोनों की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों पर केंद्रित हमारा खास बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।